हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी-डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं। और ये प्रशिक्षु बैच एकदम आपके लिए निःशुल्क लाया गया है। कैसा लाया गया है? निःशुल्क लाया गया है। इससे आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम टू टाइम आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं कि किस किस क्लासेस की क्या क्या टाइमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हिंदी और बाल विकास पेपर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सेकंड पेपर सेकंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सेकंड पेपर सेकंड को हम कर रहे हैं अभी, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको हिंदी भी पढ़ाई है और आपको बाल विकास पेपर फर्स्ट भी कराया है। अब मैं आपको ईडीओ 2 पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टीचर पढ़ाएंगी वो पढ़ाएंगी अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। तो संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। और इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे। और डीएलएड में जैसे आपको मैथ्स आती है वही मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। और ये हमारा क्या है? ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप कॉल करके कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए यूपी डीएलएड से संबंधित आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, सही है। तो यहाँ पर ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसको याद रखें या आप इसको नोट डाउन कर लें या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास। तो यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसका नाम क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ईडीओ सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रति लिए आपको 50 अंक निर्धारित किए गए हैं कि इसके लिए आपको 50 अंक का पेपर होगा ये आपका, और आपके 50 नंबर होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आज हम क्या करेंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं शिक्षण विधियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षण विधियाँ, या आप इन्हें प्रविधियाँ भी कह सकते हैं। तो टीचिंग मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये हमारी कौन सी क्लास है? आज ये हमारी पार्ट फोर्थ है। इस क्लास का कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट फोर्थ है। आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर हमारी प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें हमारी बाकी की क्लासेस प्रविधियों की देख सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट प्रविधियाँ कराई हैं जो आपके पेपर में आई हुई हैं। और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कि जिसमें आपको प्रविधियों से एक नहीं बल्कि आपको तीनों पार्ट्स में आपको दिखाई देंगी। वहाँ पर तीनों पार्ट से मतलब है बहुविकल्पी में भी, अति में भी और अति लघु में भी, ठीक है। और लघु क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पर ये प्रविधियाँ दिखाई देंगी, ठीक है। तो इनके जनक और जो हैं इनमें क्या मेन विशेषता है ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज हम करेंगे पार्ट फोर्थ करेंगे। आज हम सारी प्रविधियाँ आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रविधियों वाली क्लास जो है कितनी लंबी चलने वाली है। आज इस क्लास का दी एंड हो जाएगा, सही है। आज ही हमारी क्लास लास्ट होगी, सही। तो चलते हैं, देखेंगे आगे। तो शिक्षण प्रविधियाँ, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर प्रविधि कर चुके हैं, विवरण प्रविधि कर चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं, व्याख्यान प्रविधि भी कर चुके हैं, स्पष्टीकरण भी कर ली हमने, कहानी कथन कर ली, निरीक्षण अवलोकन प्रविधि कर ली, उदाहरण कर ली, समूह परिचर्चा प्रविधि भी कर ली हमने,
और हमने वाद विवाद प्रविधि भी कर ली। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे मैम सब तो कर लिया, आज क्या करेंगे, हमने खेल प्रविधि भी कर ली। और खेल प्रविधि में 2 प्रविधियाँ आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था माउंटेनसरी प्रविधि और जो है क्या है किंडरगार्टन आती है। ठीक, सही है, और डाल्टन भी आती है। ठीक है, ये हमारी खेल प्रविधि में आती हैं। तो आज हम करने वाले हैं भ्रमण करेंगे और भ्रमण करेंगे, भ्रमण का मतलब भ्रमण प्रविधि करेंगे, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि करेंगे और कार्यशाला प्रविधि करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम ये प्रविधियाँ करने वाले हैं आज। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रविधि करेंगे जो आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं दी है लेकिन आपको पेपर में आती है। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को अच्छे से शेयर कर दें ताकि वो भी हमारी क्लास में जुड़ सकें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कार्यशाला। कार्यशाला का अर्थ क्या होता है, कार्यशाला जो प्रविधि है उसका अर्थ क्या होता है। तो कार्यशाला यह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से क्या होते हैं, वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हैं और अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है। कैसा होता है, इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, विश्वसनीय होता है और उपयोगी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कार्यशाला प्रविधि है, इसमें बच्चे को प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, तो स्थायी होता है, विश्वसनीय होता है और उपयोगी होता है। इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञान अर्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। किसको अधिक महत्व दिया जाता है, ज्ञान अर्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या होता है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो कार्यशाला की परिभाषा क्या है, कार्यशाला की परिभाषा तो यहाँ पर है बी प्रीतम सिंह के अनुसार। ठीक है, बी प्रीतम सिंह के अनुसार तो कार्यशाला अपने सामने एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक और प्रत्यक्ष होती है। कैसी होती है, नज़दीक होती है और प्रत्यक्ष भी होती है, और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। कैसा रखती है, जो सदस्य होते हैं इसमें उन पर ये सामाजिक नियंत्रण रखती है। अगली देखते हैं शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। तो कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है। कैसी प्रविधि है, शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों और समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आकस्मिक होगा ये। ठीक है, आकस्मिक और कई दिवसों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने और समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। सही, तो समझ गए होंगे इसका अर्थ। हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। कार्यशाला प्रविधि का उद्देश्य क्या है, कार्यशाला प्रविधि का उद्देश्य तो ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना। शिक्षण जो संबंधित समस्याएं हो रही हैं इनका समाधान हम कार्यशाला प्रविधि के द्वारा खोज सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना। ठीक है, कोई भी पक्ष है उसके हम व्यवहारिक पक्ष को समझ सकते हैं इसके द्वारा। और शिक्षण उद्देश्यों और विधियों के निर्णय करना तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। किसका, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आपको पेपर में आता है तो आप यहाँ पर अगर आपको आता है अर्थ और इसका उद्देश्य बताइए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है इसीलिए मैं इसके सारे पार्ट्स जो लेके आई हूँ क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो कार्यशाला क्षेत्र, कौन सा कार्यशाला क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र कैसा है, कार्यशाला प्रविधि का क्षेत्र देखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला प्रविधि बेहतर उपयोगी क्या है, बेहतर उपयोगी। इसका उपयोग शिक्षण के
शिक्षण में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है। क्या है? निम्नलिखित कार्य क्या है? सम्मिलित हैं। तो पाठ योजना के नवीन प्रारूप बनाने हेतु क्या के लिए? पाठ योजना के नवीन प्रारूप बनाने के लिए हम कार्यशाला प्रविधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या है? क्षेत्र है इसका। आगे देखते हैं, क्रियात्मक शोध के प्रयोग हेतु। क्रियात्मक शोध के प्रयोग हेतु भी क्या है? कार्यशाला प्रविधि का उपयोग होता है। आगे देखते हैं, पाठ योजना से प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में लिखने हेतु इसका प्रयोग होता है। नवीन प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्नों व प्रश्न पत्रों का निर्माण हेतु भी हम कार्यशाला प्रगति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में क्या है? इसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने इसका महत्व देखा था, अब हमने इसका क्षेत्र या इसकी उपयोगिता भी देख ली। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में क्या देखेंगे? इसका क्रम देखेंगे। तो कार्यशाला प्रविधि में शिक्षण का क्रम, कि शिक्षण का क्या क्रम है इसमें। ठीक है, तो पहला इसमें है, कार्यशाला में शिक्षण का क्रम निम्न प्रकार होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकरण, समस्या का चयन, प्रस्तुतिकरण व स्पष्टीकरण। ठीक है, ये क्या है? इसका क्रम है। आगे देखेंगे, इसके बाद सेकंड नंबर में आएगा पाठ पर आधारित कार्य। मतलब पाठ पर आधारित हम क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? कार्य के विधि तौर तरीकों का उपयोग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? समस्या का चयन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद पाठ पर आधारित क्या करेंगे? कार्य करेंगे। मतलब समूह में कार्य करना है इसमें। किस में करना है? समूह में कार्य करना है। तो कार्य के विविध तौर तरीकों का प्रयोग का आरंभ क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ठीक है, तरीकों के प्रयोग का अभ्यास करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, अगर हम समूह में चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे, कि उसके अनुभव देखेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। जितने भी लोग होंगे उन सभी के हम अनुभव को पता करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद होगा कि वास्तविक अनुभव का आदान प्रदान हमने देख लिया। ठीक है, सहभागियों के साथ कार्य क्या करेंगे? जो हमने समूह बनाया है, जो सहभागी हैं उनके साथ हम कार्य करेंगे। इसके बाद कार्य तैयार सामग्री की जांच करेंगे। जो भी हमने उस चैप्टर के लिए सामग्री तैयार करी है उसकी जांच करेंगे, या परीक्षण करेंगे, या निरीक्षण करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे कि किस हद तक वो है सफल हो पाया है। ठीक है, इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, पाठ से संबंधित तथ्यों का ज्ञान लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका क्या होता है? क्रम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम क्या होता है कार्यशाला प्रविधि का, तो आप इस तरीके से लिख के आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मैं भी आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे शिक्षण में कार्यशाला प्रविधि का महत्व। अब देखेंगे, वैसे हमने इससे पहले देखा था केवल ओनली महत्व देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षण में इसका क्या महत्व है। ठीक है, टीचिंग में हम इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। सही है, तो देखेंगे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वगीण व संतुलित विकास करना है। अतः शिक्षक का मुख्य दायित्व यह है वह विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें प्रत्येक बच्चा स्वयं करने में रुचि ले, तत्पर रहे। सीखने का ऐसा वातावरण बनाने में कार्यशाला प्रविधि अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, हम अगर टीचर हैं तो हमें स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना है कि बच्चा क्या है उसमें स्वयं भाग भी ले, रुचि ले और क्या है उसके लिए तत्पर हो। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें वास्तविक परिस्थितियों में छात्र समस्या समाधान का प्रयास करते हैं और स्वयं करते हुए सीखते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके बाद यह सीखने के लिए वह अध्यापक पर निर्भर नहीं रहते हैं और समूह के सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हुए नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या होता है टीचर पर निर्भर नहीं रहता है, वो स्वयं ही अपनी समस्याओं से निकलने का प्रयास करता है और उसके क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो उसका समूह होता है, उनकी सहायता से वो नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। सही है, तो मतलब कि उनको विचारों का भी आदान प्रदान होता है। यहाँ पर संप्रेषण बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है
हमने जो शिक्षण में कार्यशाला का महत्व वो देख लिया, और यहीं पे हमने कार्यशाला प्रविधि की जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो पेपर में आपकी बन सकती हैं। अब नेक्स्ट प्रविधि की तरफ चलते हैं। क्या है? नेक्स्ट प्रविधि की तरफ चलते हैं। कौन सी प्रविधि होगी हमारी? इसके बाद है भाषण विधि। कौन सी है? भाषण विधि या प्रविधि। तो भाषण का अर्थ क्या है? घूमना, स्पष्ट विधि से स्थल वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि में शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। जब हम घूम घूम के कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, कि किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर हमारी भ्रमण विधि होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है। इसके बाद आगे है, भ्रमण के पश्चात सीखी गई बातों का लेखन अवश्य करवाना चाहिए ताकि ज्ञान स्थायी रह सके। ठीक है, सीखी हुई बातों पर क्या करना चाहिए? हमें लिखने को देने चाहिए। या आप मान लीजिए अगर बच्चे को कहीं पार्क वगैरह में घुमाने ले जाने हैं, तो आप उससे कहिए कि वो उसके बारे में आपको बताए, या उसके बारे में 10 लाइनें आपको लिख के बताए। ठीक है, तभी वो क्या है, उन चीज़ों को याद रख पाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सीखना रुचिपूर्ण लगता है। इससे इस विधि के द्वारा बच्चे को क्या है? सीखना रुचिपूर्ण लगता है। सामाजिक भावना का विकास होता है। बच्चा क्या? सामाजिक भावना का उसके अंदर विकास होता है। अब बच्चे को आप घुमाने ले जाएं तो आप अकेले तो नहीं ले जाएंगे, उसको मतलब कि ग्रुप में ले जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चा क्या है? ग्रुप में रहेगा, तो उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास हो जाएगा। इसके बाद समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। क्या है? सारी इंद्रियां बच्चे क्या रहती हैं? क्रियाशील रहती हैं बच्चे की इंद्रियां। ठीक है, बच्चा यहाँ पर एकदम एक्टिव रहता है। ठीक है, उसको मज़ा आता है कि चलिए घूमने ले जा रहे हैं टीचर हमें। ठीक है, और विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। क्या है? विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं और आपका स्कूल है और किसी और क्षेत्र में आप उसको ले जा रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति है, ठीक है, शहर मतलब कि किसी और शहर ले जा रहे हैं, ये नहीं आप अपने शहर के आसपास एरिया में घुमा लें, नहीं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर ले जाएंगे तब संस्कृति का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तब संस्कृति का ज्ञान उसे सहजता से प्राप्त होगा। सही है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर आप भ्रमण विधि समझ गए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट विधि की तरफ चल रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते मेरे लिए कुछ भी कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया। प्लीज़ आप कमेंट किया करिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप मेरी क्लास देख रहे हैं और अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रविधि की तरफ। अगली हमारी होगी प्रोजेक्ट विधि। कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि है। तो इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक्स हैं। क्या है? किलपैट्रिक्स हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। ठीक है, तो किलपैट्रिक्स हैं। यह विधि जॉन डीवी के आदर्श पर आधारित है। किस पर आधारित है? जॉन डीवी के आदर्शों पर आधारित है। इस विधि का निर्माण उनके शिष्य किलपैट्रिक्स ने किया। आपसे पूछा जाएगा किलपैट्रिक्स किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे वो? तो किसके शिष्य थे वो थे जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। ठीक है, इस विधि में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी योजना का चयन करते हैं। क्या है? अपनी रुचि के अनुसार किसी योजना का चयन करते हैं। प्रोजेक्ट जैसे आपको टीचर देती हैं, 2-4 टॉपिक दे देती हैं, अब आपको खुद चयन करके बनाना पड़ता है कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। बच्चा इसमें रुचि भी लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कोई भी कंपटीशन हो जाए, प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है, प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं, जो फाइलें वगैरह बनवाई जाती हैं, उसमें बच्चा बहुत अच्छे से जो है कितनी अच्छी क्रिएटिविटी भी दिखाता है, कितने अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत करता है जो टॉपिक टीचर देता है उसे। सही है, तो आगे चलते हैं। जैसे हम देखेंगे खिलौने बनाना। ठीक है, क्या है? खिलौने बनाना, ये भी क्या है? प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आएगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, जो प्राइमरी कक्षा है उसमें हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके बच्चों को प्रोजेक्ट विधि सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बागवानी करना इत्यादि। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी? प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आएंगी। तो समझ गए होंगे प्रोजेक्ट विधि। आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ। इन विधियों में ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, केवल इसमें आपके जनक याद रखना है आपको। ठीक है, अगली है खोज, जैसे हम कहते हैं अन्वेषण विधि, या कहेंगे दूरिस्टिक विधि भी कहेंगे। ठीक है, तो इस विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। कौन है?
इस विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का समर्थ ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? मैंने खोज लिया। क्या होता है? मैंने खोज लिया। ठीक है, अन्वेषण को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये आपका ह्यूरिस्टिक विधि है। इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दूरिस्टिक नहीं है, ह्यूरिस्टिक है। ठीक है, क्या है? ठीक है, ये यहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक आएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने खोज लिया। क्या? मैंने खोज लिया। इस विधि के प्रयोग प्रयोगशालाओं, पुस्तकों व यंत्रों की सहायता से स्वयं ज्ञानार्जन करते हैं। यह विधि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। किनके लिए उपयोगी है? विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं, साइंस साइड वाले, उनके लिए उपयोगी ये विधि होती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। तो खोज विधि को हम किस और नाम से जानते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? मैंने खोज लिया। क्या होता है? मैंने खोज लिया। सही है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। अगली हमारी विधि है वो हमारी है डेकोली विधि। कौन सी विधि है? डेकोली विधि है। सही है, तो ओबिट डेकोली ने इस विधि को विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए विकसित किया है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, दिव्यांगों के लिए कौन सी विधि का विकास हुआ है या कौन सी विधि लाई गई है? तो कौन सी विधि है? डेकोली विधि है। ठीक है, इसमें लड़कों लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। क्या है इसकी एक और विशेषता हो गई यहाँ पर कि इसमें लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, और ये दिव्यांग विद्यार्थी जो होते हैं उनके विकास के लिए ये विधि है। सही है, तो किसके द्वारा लाई गई है? ओबिट डेकोली के द्वारा लाई गई है। ठीक है, उकोली नहीं है, डिकोली है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होता है। कैसा होता है? इसमें विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होता है, जिसमें उदार शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है? उदार शिक्षा दी जाती है। आपको क्वेश्चन बन सकता है, उदार शिक्षा किस विधि के द्वारा दी जाती है? तो डेकोली विधि के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसमें माता पिता भी सहयोग लिया जाता है। इसमें क्या है? माता पिता का सहयोग लिया जाता है। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ। अगली हमारी विधि है आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि है। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? इसके जनक अरस्तु हैं, और अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया है? बच्चों को सरल से कठिन विषय वस्तु के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। क्या है? पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाना चाहिए। अगला इसमें दिया है विशेष तथ्यों, घटना अथवा उदाहरण के फलस्वरूप नियम की व्याख्या करना सम की व्याख्या करना आगमन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, आगमन
आगमन विधि कहलाती है। सही है, आगमन विधि समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और भी जानेंगे। अब हम देखेंगे आगमन विधि में जो कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह, और यह निम्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। तो आगमन विधि क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है, और इसमें जो शिक्षण सूत्रों कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो वो कौन से हैं, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और ये सारे मैं सूत्र आपको करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सही है, कि सरल से कठिन की ओर क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर कौन से होते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ क्या होते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम आगमन विधि में करते हैं। आगे चलते हैं, अगली विधि आगे देखते हैं। और भी कुछ इसके सूत्र हैं। इसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, तो इन सारे सूत्रों का यूज हम आगमन विधि में करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विधि है निगमन विधि। कौन सी है, निगमन विधि है। तो इसके जनक कौन है, इसके जनक भी अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। आगमन और निगमन के जनक कौन है, अरस्तु हैं। इसमें आपको उदाहरण भी आ सकते हैं कि आगमन और निगमन में अंतर बताइए। ठीक है, तो बच्चों के सम्मुख सूत्रों, नियमों और संबंधों आदि की व्याख्या करने के बाद उदाहरण प्रस्तुत करना निगमन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के सामने पहले व्याख्या करते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका प्रयोग हम निगमन विधि का प्रयोग हम उच्च शिक्षा के लिए करते हैं, और आगमन विधि का प्रयोग हम प्राथमिक शिक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको अंतर आता है तो आप इस तरीके से लिखे आना। ठीक है, एक तरफ आगमन लिखना, एक तरफ निगमन लिखना, और फिर जनक लिखना। दोनों की ही जनक कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है कि व्याख्या करने के बाद उदाहरण किया जाता है। निगमन विधि में, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद व्याख्या की जाती है। ठीक है, और आगमन विधि का प्रयोग जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा में होता है, और निगमन विधि का प्रयोग जो होता है वो उच्च शिक्षा में होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप बच्चे को, अगर छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स के द्वारा सिखाएंगे। ठीक है, क्या है, पहले बच्चों को उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आप उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो बड़ी कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले व्याख्या देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस विधि के बारे में और जानेंगे। तो इसके निम्न सूत्रों पर आधारित होती है। ठीक है, इससे आप ये भी देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से सूत्रों का हम यूज करते हैं, और जो उच्च शिक्षा होती है उसमें हम कौन कौन से सूत्रों का यूज करते हैं। इससे आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो कठिन से सरल की ओर, क्या है, कठिन से सरल की ओर। सही है, अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर, फिर थर्ड इसमें है नियम से उदाहरण की ओर, फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्कूल नहीं होगा, स्थूल होगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, आगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इन सारी चीज़ों का यूज हम किस में करते हैं, इनका यूज हम करेंगे निगमन विधि में। तो आप इसका अंतर भी समझ गए होंगे, आगमन और निगमन में अंतर क्या है, और ये भी समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से, अगर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से इसे लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम
टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है, और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। सही है, तो जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी सारी जो है क्लासेस हैं उनमें मैं जो इतने बेसिक से आपको करा रही हूँ वो भी अच्छे से कर सके और डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आज हमने जो है सारी अपनी प्रविधियाँ कंप्लीट कर ली हैं इस क्लास में, और ये हमारा लास्ट आज पार्ट 4 था, ठीक है। आप मेरा पार्ट 1, 2 और 3 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप वो भी देखिए। वो सारी जो प्रविधियाँ हैं या विधियाँ हैं इंपॉर्टेंट हैं शिक्षण में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।